किस्मत अपने हीरो खुद चुनती है। वो उम्र या लिंग नहीं देखती, वो आग देखती है। वाराणसी के पवित्र शहर में 1828 में एक आग का जन्म हुआ। उसका नाम मणिकर्णिका तांबे था। हम उसे प्यार से मनु बुलाते थे। वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं वो तलवारों से खेलती थी। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के लिए काम करते थे। उन्होंने अपनी बेटी को मजबूत और निडर बनाया। उसने बड़ी कुशलता और नजाकत से घुड़सवारी सीखी। उसने तीरंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल की। उसकी भावना हवा की तरह आजाद थी और उसका दिल शेरनी की तरह बहादुर था। वो भारत की बेटी थी जिसका भाग्य महानता के लिए तय था। मनु का बचपन उसके भविष्य की तैयारी था। वो महान भारतीय नायकों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। इन कहानियों ने उसे अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्यार दिया। वो न्याय और आजादी में विश्वास करती थी। उसने देखा कि ब्रिटिश भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इससे उसे गुस्सा आता था। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अपने लोगों और अपनी जमीन की रक्षा करेगी। ये वादा सिर्फ बचपन का एक सपना नहीं था, ये एक पवित्र शपथ थी जिसे वो हमेशा अपने दिल में रखेगी। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी जो उसके दृढ़ संकल्प को दिखाती थी। हर कोई जो उससे मिलता था जानता था कि वो खास थी। वे देख सकते थे कि युवा लड़की के अंदर से रानी निकलने वाली थी। 1842 में किस्मत ने पुकारा। मणिकर्णिका की शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई। कम उम्र में ही वो एक रियासत की रानी बन गई। उसे एक नया नाम दिया गया, लक्ष्मीबाई। ये नाम किस्मत की देवी को श्रद्धांजलि था और वो सचमुच झांसी के लिए एक आशीर्वाद थी। झांसी के लोग अपनी नई रानी से प्यार करते थे। वे उसकी हिम्मत, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी दयालुता की तारीफ करते थे। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी जो महल के अंदर रहती थी। वो अपनी प्रजा का ख्याल रखती थी और उनकी समस्याओं को समझती थी। वो झांसी का दिल बन गई और उसका जीवन अपने राज्य के भाग्य के साथ एक हो गया। झांसी की रानी के रूप में लक्ष्मीबाई ने अपने शाही कर्तव्यों को जुनून के साथ अपनाया। वो महाराजा की सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उनकी पार्टनर और उनकी ताकत थी। उसने राजकाज और प्रशासन के बारे में सीखा, यह साबित करते हुए कि एक महिला किसी भी पुरुष की तरह प्रभावी ढंग से शासन कर सकती है। उसने अपना सैन्य प्रशिक्षण जारी रखा। अक्सर उसे झांसी के खेतों में अपने घोड़े पर सवारी करते देखा जाता था। उसकी उपस्थिति ने सभी को प्रेरित किया। वो उम्मीद और ताकत का प्रतीक थी। लोगों ने उसमें सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक रक्षक देखा। वो उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी रानी थी। स्पिरिटेड मनु से पूजनीय रानी लक्ष्मीबाई तक का उसका सफर पूरा हो चुका था। वो आने वाले तूफान के लिए तैयार थी। जिन लोगों को किसी बड़े मकसद के लिए चुना जाता है, उनके लिए खुशी अक्सर कम समय की होती है। रानी और राजा को एक बेटा हुआ था, लेकिन उनकी खुशी तब छिन गई जब बच्चा कुछ ही महीनों बाद मर गया। इस त्रासदी ने राजा का दिल और उनकी सेहत तोड़ दी। झांसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक बेटा दामोदर राव गोद लिया। लेकिन जल्द ही 1853 में महाराजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई बहुत कम उम्र में विधवा हो गईं। उनका निजी दुख बहुत बड़ा था, लेकिन उनके राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वो अकेली खड़ी थीं, एक युवा महिला जो चुनौतियों की दुनिया का सामना कर रही थी। उनका दिल दुख से भरा था, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस त्रासदी को एक अवसर के रूप में देखा। वे शक्ति और भूमि के लालची थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ओन ऑफ लैप्स नामक एक क्रूर नीति बनाई। इस नियम में कहा गया था कि यदि कोई भारतीय शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसके राज्य को ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेंगे। उन्होंने गोद लिए गए बेटे दामोदर राव को झांसी के सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। वे झांसी को चुराना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि एक युवा विधवा कमजोर होगी। उन्होंने सोचा कि वह बिना लड़ाई के अपना राज्य सौंप देगी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जल रही आग को कम करके आंका। उन्हें नहीं पता था कि वे एक शेरनी को चुनौती दे रहे थे। ब्रिटिश ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें पेंशन की पेशकश की और उन्हें एक शांत जीवन जीने के लिए कहा। वे एक रानी से अपने घर और अपने लोगों को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते थे? वे एक मां से अपने बेटे के जन्म सिद्ध अधिकार को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते थे? रानी लक्ष्मीबाई के लिए यह सिर्फ एक राज्य के बारे में नहीं था, यह सम्मान, न्याय और उनके लोगों की गरिमा के बारे में था। उन्होंने ब्रिटिश आदेश को तिरस्कार से देखा। अपने दिल में उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उनके जीवन से सील किया गया एक वादा था।
उनकी घोषणा सर्वोच्च साहस का कार्य था। उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा करने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब अपना जीवन बलिदान करना हो। उन्होंने झांसी को अनिवार्य युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने किले की रक्षा को मजबूत करना और अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों को आजादी के उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद उन्हें प्रशिक्षित किया, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया। झांसी के लोगों ने उनका दृढ़ संकल्प देखा और उनके पीछे एकजुट हो गए। वे अपनी रानी और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। झांसी अब सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह प्रतिरोध का प्रतीक था। साल 1857 एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा विद्रोह फैल गया। यह भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। रानी लक्ष्मीबाई इसकी सबसे शक्तिशाली और इंस्पिरेशनदायक नेताओं में से एक बन गई। जब सर ह्यू ग्रोजर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें आसान जीत की उम्मीद थी। उनका सामना आग और साहस की दीवार से हुआ। झांसी की घेराबंदी शुरू हो गई। हफ्तों तक झांसी की छोटी सेना अपनी निडर रानी के नेतृत्व में अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ी। रानी हर जगह थी। वो किले की दीवारों पर थीं, तोपों को निर्देशित कर रही थी, अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही थी और एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ रही थी। उनका साहस पौराणिक था। वो दूसरे शासकों की तरह महल में नहीं छिपी। वो अपने पुरुषों के साथ अग्रिम मोर्चे पर लड़ी। अपने बेटे को अपनी पीठ पर सुरक्षित बांधकर वो अपने घोड़े बादल पर चढ़कर युद्ध के केंद्र में गई। हर हाथ में एक तलवार और अपने घोड़े की लगाम मुंह में लिए वो एक डरावनी दृष्टि थी। वो देवी दुर्गा की तरह थीं जो अपनी भूमि के दुश्मनों को नष्ट कर रही थीं। उनकी मौजूदगी से उनके सैनिकों ने नई ताकत से लड़ाई लड़ी। वे जानते थे कि वे एक सही मकसद के लिए लड़ रहे थे, जिसका नेतृत्व एक ऐसी रानी कर रही थी जो अपनी आजादी के लिए सब कुछ देने को तैयार थी। झांसी की लड़ाई एक भयंकर और खूनी मामला था जो स्वतंत्रता के लिए मानवीय भावना की इच्छा का प्रमाण था। अपने वीर प्रतिरोध के बावजूद झांसी की सेना संख्या में कम और हथियारों में कम थी। ब्रिटिश अंततः किले की दीवारों को तोड़ गए। शहर की सड़कों पर एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। रानी जानती थी कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। बड़े मकसद के लिए उन्हें भागना था। अंधेरे की आड़ में एक साहसी कदम में वो अपने घोड़े पर किले की ऊंची दीवार से कूद गई। वफादार रक्षकों के एक छोटे से दल के साथ उन्होंने दुश्मन की रेखाओं को तोड़ा और अन्य विद्रोही नेताओं, जिनमें बहादुर तात्या टोपे भी शामिल थे, से जुड़ने के लिए कालपी की ओर बढ़ी। उनका भागना एक चमत्कार था, लड़ाई जारी रखने की उनकी अटूट इच्छा का प्रतीक था। अपना राज्य खोने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी आत्मा पराजित नहीं हुई थी। उन्होंने विद्रोह के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने रहना जारी रखा। उन्होंने विद्रोही सेनाओं को फिर से संगठित करने में मदद की और नई रणनीतियां बनाई। अन्य नेताओं के साथ उन्होंने शक्तिशाली ग्वालियर किले पर लड़ाई लड़ी और उसे कब्जे में लिया। इस जीत ने विद्रोह को नया जीवन दिया। उन्होंने साबित किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ झांसी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की आजादी के लिए थी। वो एक योद्धा रानी थी जो ताज के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए लड़ी। उनका नाम पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक युद्ध घोष बन गया। वो प्रतिरोध की आत्मा थी। हर हीरो की यात्रा का एक अंत होना चाहिए, लेकिन उनकी कहानियां अमर हो जाती हैं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो ब्रिटिश के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी जब वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वो अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ी। वो नहीं चाहती थीं कि उनका शरीर दुश्मन द्वारा पकड़ लिया जाए और अपवित्र किया जाए। उनके वफादार अनुयायियों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। उनके शरीर का पास में अंतिम संस्कार कर दिया। जब उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम बलिदान दिया तब वो केवल 29 साल की थी। वो एक योद्धा की मौत मरी, उस आजादी के लिए लड़ते हुए जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उनकी शारीरिक यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन साहस के प्रतीक के रूप में उनकी आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हालांकि 1857 का विद्रोह कुचल दिया गया था, इसने एक स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बोए जिसने 90 साल बाद भारत को आजाद कराया। उनकी अतुलनीय बहादुरी की कहानी पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा।
उनका नाम साहस, देशभक्ति और भारतीय नारीत्व की अदम्य भावना का पर्याय बन गया। उन्होंने साबित किया कि एक महिला, एक प्यारी माँ, एक सक्षम शासक और एक भयंकर योद्धा एक साथ हो सकती है। उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में हर रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। आज 2025 में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारत की पहचान का एक अभिन्न अंग है। हम उन्हें कविताओं, गीतों, किताबों और फिल्मों के जरिए याद करते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वो एक पुरुष की तरह लड़ी, वो झांसी की रानी थी। हर भारतीय बच्चा सीखता है। उनकी ऐसी मूर्तियां जिनमें वो तलवार लिए घोड़े पर सवार हैं, देश भर के शहरों में ऊंची खड़ी हैं। वे हमें उनके बलिदान और उस आजादी की रक्षा करने के हमारे कर्तव्य की याद दिलाती हैं जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती नहीं है, वो हर भारतीय के दिल में एक जीवित उपस्थिति है जो अपने देश से प्यार करता है। उनकी विरासत देशभक्ति की आग है जिसे उन्होंने हमारी आत्माओं में प्रज्वलित किया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा है। यह हमें बताता है कि कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है जो अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को छोड़ने से इनकार करता है। उनकी कहानी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने, अपने मूल्यों की रक्षा करने और अटूट समर्पण के साथ अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। वो एक कालातीत रोल मॉडल है, खासकर भारत की महिलाओं के लिए। उन्हें बाधाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। झांसी की रानी बहादुर मणिकर्णिका हमेशा हमारी हीरो, हमारी प्रेरणा, हमारी अमर रानी रहेंगी।